नमस्कार। और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो पवित्र यात्राओं नाम के एक कार्यक्रम से ली गई है और इसके जरिए हम बिहार के सीतामढ़ी की गहराई में उतरेंगे। ये वही जगह है जिसे देवी सीता का जन्म स्थान माना जाता है, रामायण की एक बहुत ही अहम और पूजनीय पात्र। हाँ, और ये पड़ताल अपने आप में काफी अहमियत रखती है। सीतामढ़ी सिर्फ एक तीर्थ की जगह नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ आप कह सकते हैं पौराणिक कथाओं की कई परतें हैं, लोगों की गहरी आस्था है। वहाँ सदियों पुरानी सांस्कृतिक रस्में भी हैं और हाँ, आज के दौर का विकास भी है। ये सब एक साथ देखने को मिलते हैं, तो ये एक बड़ा दिलचस्प संगम है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि सीतामढ़ी के इसी मिले जुले बहुआयामी स्वरूप को समझा जाए। हम देवी सीता के जन्म से जुड़ी जो अनोखी कहानियां हैं उन्हें देखेंगे, वहां आजकल जो बड़े विकास कार्य हो रहे हैं उन पर भी नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जगह आज भी इतनी खास क्यों बनी हुई है। तो चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। कि चाह में यज्ञ के लिए जमीन तैयार कर रहे थे तो हल चलाते समय उनका हल जमीन में किसी चीज से टकराया और वहां उन्हें एक संदूक मिला जिसमें एक बेहद सुंदर कन्या थी। हाँ, और क्योंकि वो हल के अगले हिस्से यानी सीत से मिली थी, उनका नाम सीता पड़ा। ये कहानी कि वो धरती माँ की बेटी हैं, अपने आप में काफी दिव्य और चमत्कारी लगती हैं। बिल्कुल। ये कहानी सबसे जानी पहचानी जरूर है, पर यहाँ ये बात समझनी दिलचस्प है कि पौराणिक कथाएं ना वो सीधी लकीर की तरह नहीं होती। उनमें कई घुमाव और मोड़ होते हैं। जैसा कि हमें उपलब्ध जानकारी से भी इशारा मिलता है, सीता जी के जन्म को लेकर सिर्फ यही एक कहानी नहीं है। अलग अलग इलाकों में, अलग अलग परंपराओं में और भी कई तरह की मान्यताएं फैली हुई हैं। अच्छा, जैसे कि क्या कुछ और भी है इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल। कुछ लोक कथाएं या आप कह लें क्षेत्रीय रामायणें, वो तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करती हैं। इनमें तो उन्हें लंका के राजा रावण की बेटी तक बताया गया है। क्या? रावण की बेटी? ये तो वाकई पूरी तरह से अलग बात हुई। ये सुनना तो बहुत ही चौंकाने वाला है ना? और यही तो पौराणिक कथाओं की खासियत है। उनकी समृद्धि इसी विविधता में है। ये अलग अलग कहानियां दिखाती हैं कि सीता का चरित्र कितना व्यापक है और उनकी कहानी ने अलग अलग संस्कृतियों में कितनी गहरी जड़ें जमाई हैं। सोचने वाली बात है कि कैसे एक ही महान हस्ती के जन्म को लेकर इतनी अलग अलग कहानियां न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि सदियों से लोगों की आस्था और परंपरा का हिस्सा बनी हुई हैं। ये दिखाता है कि कथाएं कैसे समय और जगह के हिसाब से ढलती हैं, नया रूप लेती हैं और कह सकते हैं स्थानीय रंगत अपना लेती हैं। उनकी कहानी विशाल है, बहुस्तरीय है और सार्वभौमिक है। ये सचमुच अद्भुत है कि एक कहानी इतने रूपों में जीवित रह सकती है। और खैर, जन्मस्थान की बात करें तो सामग्री ये भी बताती है कि आज दो जगहें हैं जो प्रमुखता से सीता जी के जन्मस्थान होने का दावा करती हैं। एक तो भारत में बिहार का सीतामढ़ी और दूसरा हमारे पड़ोसी देश नेपाल का जनकपुर। हाँ, ये स्थिति तो है, लेकिन इस जानकारी में जो दिलचस्प बात है वो ये कि इस स्थिति को किसी टकराव या बंटवारे के तौर पर देखने के बजाय एक बहुत सकारात्मक और रचनात्मक पहल की बात कही गई है, और वो है पवित्र त्रिभुज की सोच। ये एक अनूठा विचार है जो भारत में सीतामढ़ी, नेपाल के जनकपुर और भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, इन तीनों महत्वपूर्ण स्थानों को एक साथ जोड़ता है। इसका मकसद है एक साझा तीर्थ यात्रा का मार्ग बनाना। अच्छा, यानी आस्था के धागे से सीमाओं को पिरोना। ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। बिल्कुल, ये पवित्र त्रिभुज सिर्फ नक्शे पर 3 बिंदुओं को नहीं जोड़ रहा, ये असल में आस्था को जोड़ रहा है, हमारी साझी सांस्कृतिक विरासत को, और भारत नेपाल के बीच जो सदियों पुराने गहरे रिश्ते हैं उन्हें और मजबूती देने का एक तरीका है। ये एक तरह से दिखाता है कि हमारी साझा ऐतिहासिक और धार्मिक जड़ें आज के ज़माने की राजनीतिक सीमाओं से कहीं ज़्यादा गहरी और पुरानी है और वो लोगों को करीब लाने की ताकत रखती हैं। ये सीमा पार सहयोग और सांस्कृतिक जुड़ाव का एक बेहतरीन उदाहरण बन सकता है। वाकई ये दिखाता है कि विरासत कैसे देशों को जोड़ सकती हैं। अब अगर हम वापस सीतामढ़ी पर ध्यान लाएं तो वहां आजकल काफी कुछ चल रहा है। जानकारी में जिक्र है एक बड़े पुनर्विकास प्रोजेक्ट का, खासकर पुनौरा धाम में, जो सीतामढ़ी का मुख्य मंदिर परिसर माना जाता है। हाँ, ये एक बहुत बड़े पैमाने की परियोजना है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक सरकार इस पर करीब 882 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, पुनौरा धाम को एक राष्ट्रीय स्तर का तीर्थ स्थल बनाना। इसे रामायण सर्किट का भी एक अहम हिस्सा बनाने की योजना है,
जो देश भर में रामायण से जुड़े खास स्थानों को जोड़ने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है। राष्ट्रीय तीर्थ स्थल और रामायण सर्किट का हिस्सा। इसका मतलब तो ये हुआ कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा, शायद बेहतर सड़कें, रहने की जगह और शायद उस जगह की जो सांस्कृतिक पहचान है उसे सहेजने पर भी जोर होगा। निश्चित तौर पे इस महत्वाकांक्षी योजना के कई पहलू हैं। एक तरफ जाहिर है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी बल मिलेगा, पर्यटन बढ़ेगा जिससे रोजगार के नए मौके बनेंगे। दूसरी तरफ जो लाखों श्रद्धालु देश और दुनिया से वहां आते हैं, उनके लिए यात्रा ज्यादा सुविधाजनक और आरामदायक होगी। जैसा कि सामग्री में कहा गया है, ये कोशिश भक्ति को आधुनिक आराम से जोड़ने की है, मतलब आस्था के साथ साथ अच्छी व्यवस्थाएं भी मिलें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता है, जब किसी पवित्र स्थल पर इतने बड़े पैमाने पर निर्माण होता है, विकास होता है, तो क्या उस जगह की जो अपनी एक खास शांति होती है, जो उसकी मूल पवित्रता का एहसास होता है, उस पर कोई असर पड़ने का खतरा रहता है? ये सवाल बहुत वाजिब है और ये चिंता सिर्फ सीतामढ़ी के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर में जहां भी धार्मिक स्थलों का विकास होता है वहां उठती है। ये एक, आप कह सकती हैं, नाजुक संतुलन साधने जैसा है। विकास जरूरी है, खासकर जब लाखों लोग वहां आ रहे हों। बेहतर सुविधाएं देना भी जरूरी है, लेकिन ये सब करते हुए उस जगह की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो उसकी अपनी पहचान है और जो स्थानीय संस्कृति वहां रची बसी है, उसे बचाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। ये बड़े फलक पर देखने वाली बात है, जहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और विरासत को उसके असली रूप में सहेजने के बीच एक सही रास्ता खोजना पड़ता है। सीतामढ़ी इस संतुलन को कैसे साध पाएगा, ये देखना वाकई महत्वपूर्ण होगा। हाँ, ये संतुलन वाकई अहम होगा। खैर, ये तो हुई विकास और भविष्य की योजनाओं की बात, लेकिन सामग्री हमें ये भी याद दिलाती है कि सीतामढ़ी का मतलब सिर्फ इमारतें या परियोजनाएं नहीं है। इसका असली सार तो सीता जी की भावना और उनके प्रतीकात्म से जुड़ा है। सदियों से हम उन्हें एक आदर्श नारी के रूप में देखते आए हैं, पवित्र, धैर्य रखने वाली, पति के प्रति समर्पित। हाँ, ये सीता जी की वो पारंपरिक छवि है जो हमारे समाज और संस्कृति में बहुत गहराई तक समाई हुई है। लेकिन जो बात और भी ज्यादा दिलचस्प है, वो ये कि आज के बदलते हुए दौर में सीता जी की कहानियों और उनके चरित्र की नई तरह से व्याख्याएं भी हो रही हैं। जैसा हमारी जानकारी इशारा करती है, आज बहुत से लोग उन्हें सिर्फ त्याग और समर्पण की मूर्ति नहीं मानते, बल्कि उनमें शक्ति, दृढ़ता और यहाँ तक कि आजादी का प्रतीक भी देखते हैं। शक्ति और आजादी का प्रतीक? ये कैसे? पारंपरिक छवि से ये तो काफी अलग लगता है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, उनके जीवन की जो घटनाएं हैं, उन्हें अब सिर्फ एक ही नजरिए से नहीं देखा जा रहा। मिसाल के तौर पर उनकी अग्नि परीक्षा या उनका अंत में धरती में समा जाना। पहले इन्हें अक्सर उनकी पवित्रता साबित करने की मजबूरी या उनके जीवन के दुखद अंत के तौर पर देखा जाता था। लेकिन आज की कई आधुनिक या आप कहें नारीवादी व्याख्याएं इसे अलग ढंग से देखती हैं। किस तरह से? उनके धरती में समाने के फैसले को अब कई लोग सिर्फ एक दुखद घटना नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली कदम के रूप में देखते हैं। इसे पति द्वारा संदेह किए जाने या समाज के बनाए नियमों के अन्याय के खिलाफ एक मुखर विरोध माना जाता है। ये उनकी अपनी अस्मिता, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने का एक दृढ़ फैसला था। एक तरह से ये ऐलान था कि वो अपनी शर्तों पर जिएंगी और अन्याय नहीं सहेंगी। ये समर्पण नहीं, बल्कि अपनी मर्जी का चुनाव था। अच्छा, तो ये नजरिया कि उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि एक ताकतवर चुनाव किया, ये सोचना तो वाकई कहानी को एक नया आयाम देता है। बिल्कुल, और यही बात दिखाती है कि पौराणिक चरित्र पत्थर की मूर्तियां नहीं होते, वो जीवित रहते हैं, सांस लेते हैं। हर नई पीढ़ी, हर नया जमाना अपनी समझ, अपने मूल्यों और अपनी चुनौतियों के हिसाब से उनकी कहानियों से नए मतलब निकालता है। सीता का चरित्र आज भी इतना प्रासंगिक इसीलिए है क्योंकि वो हमें सिर्फ त्याग और सहनशीलता ही नहीं सिखाती, बल्कि आत्मसम्मान, अन्याय के खिलाफ खड़े होने और अपनी पहचान बनाए रखने के बारे में भी सोचने पे मजबूर करती हैं। और ये जीवंतता सिर्फ कहानियों की व्याख्याओं में ही नहीं, बल्कि वहाँ की परंपराओं में भी साफ नजर आती है। जैसे जानकी नवमी के त्योहार का जिक्र है सामग्री में। हाँ, जानकी नवमी, जिसे सीता नवमी भी कहते हैं, वो दिन जब सीता जी का प्राकट्य हुआ माना जाता है। जानकारी बताती है कि इस मौके पर सीतामढ़ी में हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु जमा होते हैं।
वो एक ऐसा समय होता है जब पूरा इलाका भक्ति के रस में डूब जाता है। चारों तरफ लोकगीत गूंजते हैं, कीर्तन होते हैं, पारंपरिक रस्में निभाई जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पीढ़ियों से चली आ रही आस्था की एक लहर पूरे माहौल में दौड़ जाती है। शायद यही त्योहार और मेले ही हैं जो इन पौराणिक कहानियों और इन पवित्र स्थानों को असल में जिंदा रखते हैं, उन्हें सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनने से रोकते हैं। आपने एकदम सही समझा। यही जीवंत परंपराएं हैं जो इन कथाओं को सिर्फ किताबों या मंदिरों की दीवारों तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन का, उनके उत्सवों का, उनकी भावनाओं का हिस्सा बनाती हैं। ये सिर्फ अतीत का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। ये चीजें इस समुदाय को आपस में जोड़ती हैं, उनकी पहचान को मजबूत करती हैं और सबसे जरूरी, आस्था और कहानियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। सीतामढ़ी की असली आत्मा शायद इन्हीं जीवंत परंपराओं में बसती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ऐसा लगता है कि सीतामढ़ी कई धाराओं का संगम है। ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह का नाम नहीं है, ये वो बिंदु है जहां पौराणिक कथाएं और आज का आधुनिक विकास मिलते हैं, जहां गहरी भक्ति और बदलते समय के साथ ढलने का लचीलापन नजर आता है, जहां भारत और नेपाल की सांझी विरासत की झलक मिलती है। ये एक ऐसी जमीन है जहां सीता की कहानी आज भी महसूस की जा सकती है, लोगों को प्रेरणा देती है और उन्हें एक सूत्र में पिरोती है। बहुत अच्छी तरह से आपने इसे समेटा है। अगर हम मुख्य बिंदुओं पर फिर से नजर डालें तो कुछ बातें साफ उभरती हैं। पहली, पौराणिक कथाओं की दुनिया कितनी जटिल और विविध है, ये समझना जरूरी है। जैसा हमने सीता जी के जन्म की अलग अलग कहानियों में देखा, एक ही सत्य कई रूपों में प्रकट हो सकता है। सही। दूसरी, साझा विरासत वाली जगहों के प्रबंधन में सहयोग की कितनी बड़ी संभावना है, जैसा पवित्र त्रिभुज की पहल दिखाती है। ये भविष्य के लिए एक रास्ता हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तीसरी, आधुनिक विकास और धार्मिक पर्यटन के दो पहलू हैं। ये अवसर लाते हैं पर चुनौतियां भी खड़ी करते हैं। इनके बीच संतुलन साधना बेहद जरूरी है ताकि विकास विरासत की कीमत पर न हो। और चौथी, सीता जैसे पौराणिक चरित्रों का प्रतीकवाद कभी स्थिर नहीं रहता, वो समय के साथ विकसित होता रहता है और यही खूबी उन्हें हर युग में प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनाए रखती है। ये वाकई एक गहरी और अहम चर्चा रही। उम्मीद है कि सीतामढ़ी की ये यात्रा पवित्र यात्राओं से मिली जानकारी के आधार पर सुनने वालों के लिए भी उतनी ही ज्ञान बढ़ाने वाली और दिलचस्प रही होगी। हमारी आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त होती है और जाते जाते एक विचार सबके मन में छोड़ना चाहूंगी। जैसे जैसे सीतामढ़ी जैसे स्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर और ज्यादा उभर रहे हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो अपनी आध्यात्मिक शांति और सांस्कृतिक मौलिकता को बढ़ते पर्यटन और आधुनिकीकरण के दबावों के बीच कैसे बचाए रखेंगे, ये संतुलन कैसे साधा जाएगा, और साथ ही भविष्य में सीता की कहानी, उनका चरित्र हमें और कौन से नए अर्थों, नई व्याख्याओं और नई प्रेरणाओं से रूबरू कराएगा, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।